स्वागत है दोस्तों वापस हमारे इस मेंस इनिशिएटिव में। आज हम एग्रीकल्चर के बचे हुए पोर्शंस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे एंड आई थिंक एक और लेक्चर लगेगा इसके बाद, अब पूरा एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा मेंस के लिए। आई वुड लाइक टू पुट वन डिस्क्लेमर शुरू में ही। एक मेंस का टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसका फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। गूगल फॉर्म रहेगा, आप उसको फिल करके मेंस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस रखा गया है जिससे कि बस वो चलाने का जो खर्च है वो बस निकाला जा सके, नथिंग एल्स। उसमें आपको 6 टेस्ट दिया जाएगा एंड सारी कॉपीज़ का एवेल्यूएशन मेरे द्वारा ही किया जाएगा, सो यू कैन ट्राई दैट। बाकी इसकी बात हम पे स्लाइड्स के अंत में करेंगे। अभी शुरू करते हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो बना रखा है। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ मिडिल ईस्ट। इंडिया मिडिल ईस्ट को फूड सिक्योरिटी दे रहा है, मिडिल ईस्ट इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी दे रहा है। ये फोटो इस तरीके का कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन में आप बना सकते हैं या इस तरीके का फोटो बनाने का अभ्यास करिए। बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, मॉडल आंसर्स के माध्यम से हम और इस तरीके के रेलेवेंट फोटोज और एक पूरा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें डेटा सेट्स रहेंगे, रेलेवेंट डायग्राम रहेगा। शुरू करते हैं। नाउ दीज आर द 5 स्ट्रक्चरल पिलर्स। पहला, फाइनेंस एग्रीकल्चर के लिए, नॉलेज एक्सटेंशन। यहाँ पे हमारे जो भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि मोबाइल में आपको एक मैसेज आता है, आप हमेशा देखिएगा मौसम जो भी फोरकास्ट होता है, पूर्वानुमान का एक मैसेज आता है आपके पास कि आज ये मौसम का हाल रहेगा, आज ये हाल रहेगा। दैट इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज। जैसे आजकल कस्टम हायरिंग सेंटर्स आ गए जहाँ से आप अपना जो भी आपके काम की मशीन है वो आप वहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप वापस वहाँ पे दे सकते हैं। आपको बस रेंट पे करना होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे किसान, सीमांत किसान के लिए वो रामबाण है, तो वो भी एक तरीके का एक्सटेंशन सर्विस है। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। अगला है इनोवेशन। ये तो है ही, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं मार्केट में, रेलेवेंट टेक्नोलॉजी बाजार में आ रहा है। वो सब इसलिए आ रहा है क्योंकि इनोवेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक डेटा है कि आप 1 रुपया जब सब्सिडी देते हैं तो उसका 0.88 रुपया के बराबर फ़ायदा होता है किसान को, और 1 रुपया आप R&D मतलब इनोवेशन में खर्च करते हैं तो उसका 11 रुपया फ़ायदा होता है किसान को। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, इस स्तर का अंतर है और ये इम्पोर्टेंस दिखाता है इनोवेशन का, R&D का। नाउ दिस टेल्स अबाउट द पैराडाइम शिफ्ट, किस तरीके से एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है हमारे कृषि में। पहले फूड सिक्योरिटी वाज इम्पॉर्टेंट, अब इनकम सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट हो गया है। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ पहले किसानों को बस हम अन्नदाता के रूप में देखते थे, अच्छी बात है, मगर अब जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी भी जीवनी अच्छी से चले वो भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए सरकार ने लक्ष्य रखा है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। इसके लिए अशोक दलवाई पैनल भी बनाया गया था। और एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि सस्टेनेबिलिटी को प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। प्रोडक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में सस्टेनेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। आपने हर साल आप कॉप का नाम सुनते होंगे, साल में एक बार कॉप होती है। उसका मूल उद्देश्य कैसे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए रखना है वो होता है, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका बैलेंस बनाए रखना सबसे आवश्यक है। यहीं पे रोल आता है R&D का। राइज ऑफ हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू क्रॉप्स, इंटीग्रेशन ऑफ 3 F's, फार्म, फर्म एंड फोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्रीकल्चर कि मार्केटिंग पे क्वेश्चन आता है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आता है, आप इसको जरूर मेंशन किया कीजिए। फार्म टू फॉर्म टू फोक, ये सब कैची सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 नंबर जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा उस क्वेश्चन में। नाउ क्राइसिस ऑफ केमिकल डिपेंडेंस एंड द शिफ्ट टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि 0.27 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो पेस्टिसाइड
इंटेंसिटी है बिकॉज देर इज अनसाइंटिफिक एप्लीकेशन, जिसके कारण एनुअल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग केसेस 33,000 के आसपास इंडिया में हो रहे हैं। ये बहुत रेलिवेंट डेटा है, इसको याद करना है। एनुअल क्रॉप लॉस पेस्ट्स के कारण अराउंड 15 to 25%। नाउ पेस्टिसाइड ट्रैप कैसे वो देखते हैं। केमिकल यूज ज़्यादा होता है जिसके कारण पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जब पेस्ट में रेजिस्टेंस होता है तो हम और केमिकल डालते हैं, हायर डोजेज रिक्वायर्ड, जिसके कारण फिर वो बायो एक्यूमुलेशन होगा और वो इकोसिस्टम में चेन्स में जैसे जैसे फूड चेन में हम लोग आगे जाएंगे वो बायो मैग्निफिकेशन होते चला जाएगा। नाउ यहाँ पे 3 मैंने केस स्टडीज दिए हैं। पहला एक यावतमाल का है महाराष्ट्र का, एक सारण हमारे यहाँ छपरा बिहार का और एक कासरगोड का। ये तीनों जगह देयर वर केसेस ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। आपको यहाँ पे बाकी डिटेल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं बाद में। इसका समाधान क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इट इज नॉट द टोटल एलिमिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बट देयर यूज ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कोर मतलब ये है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन नहीं है, मगर हमें तभी इस्तेमाल करना है जब ये लग जाए कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, अब हमें उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप्स को क्षति होगी, हमारे जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक गिर जाएगा, तभी उसका इस्तेमाल करना है। इट शुड बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं कोई कर्ज नहीं मिलता है, बैंक डूबने लगती है, तो आरबीआई उसको कर्जा देता है। की प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये जो टर्म्स हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, बायोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन टर्म्स को हमको आंसर में लिखना है। कीवर्ड्स पे ही आंसर में मार्क्स मिलता है। पहले वाला बीपीएससी नहीं है कि 38 नंबर का क्वेश्चन आया है, कहानी लिखे जा रहे हैं 6 पेज तक। छोटे छोटे क्वेश्चन सब आ रहे हैं और बड़े क्वेश्चंस में भी जो कीवर्ड लिख रहा है, जिसका डिटेल्ड आंसर है, उसी को नंबर मिल रहा है। आप देख रहे हैं हर साल ऐसा हो रहा है। तो हमारा अप्रोच भी उसी के साथ, हमारी अप्रोच भी बदल जानी चाहिए। नाउ द रेगुलेटरी रिफॉर्म, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 का, वहाँ पे क्या स्टेटस था, और अब जो आया है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, इट हैज़ नॉट बिकम एन एक्ट एज येट बट दिस विल सून बिकम एन एक्ट। आई थिंक ये स्टैंडिंग कमेटी में है शायद। इसमें क्या स्थिति थी और इसमें क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये अब आउटडेटेड हो चुका है। यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मॉडर्नाइज किया गया है। यहाँ पे ओवरसाइट बॉडीज लिमिटेड थी। यहाँ पे एक सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड बनाने की बात कही गई है। यहाँ पे रेड टेपिज्म था, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कमिटी बनेगा जिससे कि देयर शुड बी स्पीडी अप्रूवल ऑफ द सेफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे प्यूनिटिव पावर न के बराबर था। यहाँ पे गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो हजार्डस केमिकल्स को बैन कर सकता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बीच में बताता हूँ, शायद इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, वो नोट्स में आपके रहेगा कि साल दर साल हमारे यहाँ जो पुराने मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का एवरग्रीनिंग हो रहा है, उसी पे बार बार लाइसेंस ले लिया जाता है और नई रिसर्च सामने नहीं आ रही है। बार बार पुराने 99% पुराने मॉलिक्यूल्स पे ही हर साल लाइसेंस लिया जाता है। ये शो करता है कि हमारे R&D कितना कम है। यहाँ पे रीड द लेबल फर्स्ट, डीलर की जिम्मेवारी फिक्स की गई है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की बात कही जा रही है एक पेस्टिसाइड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर्म में। नाउ देयर इज अ सक्सेस स्टोरी, पंजाब कॉटन। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IPM पंजाब कॉटन बेल्ट डेमोन्स्ट्रेट द viability of the model by utilizing female pheromone, this is key, traps and nature based interventions, farmers significantly reduce input costs while maintaining yield stability. Input cost भी कमा, yield भी maintain रहा। Now biotech with coming times, अभी हम देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर उसे छूता नहीं है। GM क्रॉप्स हम सुनते हैं, समय के साथ GM क्रॉप्स का भी अभी फैलाव बढ़ेगा। अभी हम लोग ने सुना है BT कॉटन के बारे में, तो BT कॉटन इज़ वन ऑफ दोज। अभी BT ब्रिंजल पे भी चल रहा है और भी बहुत सारे। देन वी हैव GM रबर, बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिस पे रिसर्च भी चल रहा है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से परमिशन बस BT कॉटन को है।
इसका बेसिकली एक डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार ये साइंस टेक में क्वेश्चन आ सकता है कि जीएम क्रॉप्स का किस तरीके से बनाया जाता है। छोटा क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत टेक्निकल है। मैं समझाऊंगा तो इसमें 2 घंटे जाएंगे समझाने में, लेकिन आप ये इन टर्म्स को जरूर याद रखिए। सबसे पहले जीन स्प्लाइसिंग किया जाता है। मान लीजिए ये जीन है पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमें एक डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है और इसको हटाना है। यहाँ पे कट करेंगे एकदम सिंपल भाषा में। देन वी हैव वेक्टर ट्रांसफर, क्योंकि ये जीन्स हैं, ये कोई कपड़ा नहीं है कि यहाँ से कपड़ा हटाया और नया कपड़ा सिल दिया। उसको फिर वेक्टर में डालेंगे। वेक्टर या तो प्लाज्मिड होगा या तो बैक्टीरियोफेज होगा। देन वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए फिर हम एक एंजाइम यूज करेंगे, इसको लाइगेज कहते हैं। लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको होस्ट जीनोम में डिजायर्ड जीनोम डिजायर्ड डीएनए को ऐड किया जाएगा। एंड देन वी हैव एक्सप्रेशन। फिर से एक बार डीएनए बन गया, देन वी हैव डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए। नाउ वी हैव इंडिया में क्या स्टेटस है। बीटी कॉटन, द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। देन वी हैव बीटी ब्रिंजल, इसको जीईएसी ने तो अप्रूवल दे दिया है मगर गवर्नमेंट ने इस पर मोरेटोरियम लगा दिया है। देन वी हैव DMH11 मस्टर्ड, ये ट्रांसजेनिक हाइब्रिड है जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। करेंटली नेविगेटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अभी मिला नहीं है फाइनली, मगर ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अगर जीएम क्रॉप्स का कुछ आता है या यू रोल ऑफ बायोटेक आता है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं DMH11 मस्टर्ड ब्रैकेट में हर्बिसाइड टॉलरेंट। देन वी हैव जीएम रबर, अभी इसके फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं। इसका बहुत एप्लीकेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ग्लोबल कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, देयर इज जीएम सोयाबीन, देयर इज जीएम मेज, देयर इज जीएम पोटैटो। ये सब अलग अलग उसमें टॉलरेंट है। जैसे जीएम सोयाबीन जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट है। देन वी हैव जीएम मेज दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट। देन वी हैव जीएम पोटैटो, ये लेट ब्लाइट डिजीज एक होता है पोटैटो में, उसके रेजिस्टेंस है। नाउ द होल जीएम डिबेट ये रैली करता है एक छोटे से चीज के अराउंड कि प्रोडक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट है मगर साथ में एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा चाइना में एक साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे को वो किया था, तो शायद उसकी आंखें कुछ उस तरीके का था। तो ये तो मतलब एथिक्स का सवाल है ना, ये बहुत नेचुरल चीज़ है और हम कहते हैं ना भगवान ने ऐसा बनाया है, तो हाउ कैन वी एज ह्यूमन बीइंग्स उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। मगर इसके पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसमें कि आगे बहुत फ़ायदा होगा, कैंसर जैसे डिजीजेज में। नाउ वी हैव द केसेस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए, SDG 2 जीरो हंगर। जीएम क्रॉप्स के थ्रू हम हंगर को मीट कर सकते हैं। और जब भी ये लिख रहे हैं जीएम का एडवांटेज अगर आ रहा है, हम लिख रहे हैं कि उसका क्या एडवांटेज है भाई, हंगर को एड्रेस करेगा। मगर हंगर एड्रेस करेगा साथ में वहां पे SDG 2 भी लिख देना है, दैट इज अ +1 फॉर यू। देन वी हैव न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट, अभी हम देख रहे हैं बायोफोर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंस, बहुत सारे क्रॉप्स जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाए जा सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फॉलो। देन वी हैव, इसका नेगेटिव क्या है, कॉर्पोरेट मोनोपोली हो सकता है। टर्मिनेटर जीन के बारे में आपने सुना होगा। टर्मिनेटर जीन बेसिकली क्या होता है कि एक सीड आप बाजार से लाएं, ठीक है, उसको आपने फसल की तरह लगा दिया, उसका फिर आपने हार्वेस्टिंग कर ली। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो सीड बचेगा उसमें वो जो डिजायर्ड ट्रेट है वो उसमें ना आए, इसीलिए जो आपके पेरेंट सीड है उसमें एक टर्मिनेटर जीन डाला जाता है। ये कंपनीज डालती हैं, मोन्सांटो वाला केस भी हुआ था, बहुत फेमस केस है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो वो यही टर्मिनेटर जीन होता है जो कि वो डिजायर्ड जो ट्रेट है उसके एक्सप्रेशन को फर्दर रोकता है। इसके कारण वी हैव जेनेटिक हैव्स एंड हैव नॉट्स। देन बायोसेफ्टी और इकोलॉजी का भी इशू है। देन वी हैव हेल्थ कंसर्न्स एज वेल, क्योंकि ये बायो एक्यूमुलेशन होगा, एलर्जी क्रिएट करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। देन वी हैव सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल, क्योंकि अगर मान लीजिए हाई ट्रेड फीस होगा तो ऑलरेडी हमारे यहाँ किसान काफ़ी गरीब हैं, वो फिर एक तरीके से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो खरीद नहीं पाएंगे और ये फिर बड़े किसान ही खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ 90% छोटे किसान हैं, तो ये भी एक फिर से डिवाइड क्रिएट करेगा हमारे समाज में। नाउ वी हैव कैसे इसको स्ट्रेंथन करना है बायो सेफ्टी को, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज वेल।
ये देखने की चीज़ है। MOFCC, इसके अंदर हमारे यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, यही एपेक्स बॉडी है जो कि अप्रूवल देती है कि आप अब इस क्रॉप को फाइनली इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो कमेटी है वो है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। बेसिकली ये दो ही विभाग हैं जो इसको GM क्रॉप्स में नोडल अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, और भी 2-3 विभाग से गुजरता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर्स में जरूर मेंशन कीजिए। दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स। राइट टू नो, जानने का अधिकार, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स जो कंपनियां अपना रही हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जो रिसर्च है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का वो इंडिया में हो, एंड देन वी हैव क्लिनिकल रिगर। Now agricultural mechanization. After GM crops, we have agricultural mechanization. अब ये देखने वाली बात है, इंडिया में 40 से 45% मैकेनाइजेशन है, यूएस में 95% मैकेनाइजेशन है। लीव अपार्ट यूएस, चाइना में 60%, ब्राज़ील में 75%, वो दोनों तो हमारे जैसे हैं, यूएस से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट बहुत आगे हमें जाना है, नो डाउट अबाउट दैट। अब ये एक तरीके का मैंने बनाया है कि किस अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में अलग अलग लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है। जैसे सॉइल प्रिपरेशन है, उस 70% से ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो चुका है, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है। मैंने एक दिन आपको बताया भी था, जिसको आप कंक्लूजन में या इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं अगर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन का सवाल आता है, कि वी हैव हैड एग्रीकल्चरल ट्रैक्टराइजेशन रादर देन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। सोइंग में, प्लांटिंग में 30%, हार्वेस्टिंग में 65%, वीट में, और 30% राइस में। हार्वेस्टर यूज होता है, हमने आपने सबने देखा है। ICAR का एक डेटा है कि लेबर कॉस्ट जो है समय इस व्हेन वी यूज मशीन्स और मैकेनाइजेशन से क्या फायदा होगा। लेबर कॉस्ट 20 से 30% घटेगा। जो भी सीड और फर्टिलाइजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और अल्टीमेट सेविंग्स होंगे, और प्रोडक्टिविटी पूरे एग्रीकल्चरल लैंड का बढ़ेगा। नाउ ये तो फ्रेगमेंटेशन है, ये हम सब जानते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि चूंकि बड़े किसान ही मशीन्स खरीद पाते हैं, छोटे किसानों के लिए उतना एक अफोर्डेबिलिटी इशू आ जाता है। उसी का समाधान बनाया गया कस्टम हायरिंग सेंटर्स। इसको आप कह सकते हैं द यूबराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्ट फ्रॉम ओनरशिप टू एक्सेस। ये बहुत बढ़िया लाइन है, अगर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा ये। अशोक दलवाई पैनल ने इसको रिकमेंड किया था कि एक कस्टम हायरिंग सेंटर एक विलेज में होना चाहिए। बेसिकली अशोक दलवाई पैनल ने क्या कहा था कि एक कस्टम हायरिंग सेंटर आप विलेज लेवल पे रखिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करिए कि बड़े बड़े यूनिट्स रखिए आप, जहां पे वो फिर उन सेंटर्स को डील करें, और एक स्टेट लेवल पे आप बेसिकली सारे सर्विस सेंटर्स को रखिए, ताकि एक 3 टियर का हो, और बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह लीजिए, या हमारा जो एफर्ट है वो बर्बाद ना हो। हर स्तर पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग जिम्मेवारी रहे। नाउ देयर इज अ स्कीम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, 14-15 से चल रहा है। ये फार्म्स ऐप है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे फार्मर्स को इक्विपमेंट जो सप्लाई करते हैं उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का भी हमने सुना है, JF फार्म सर्विस, गोल्ड फार्म, ये भी वही काम करते हैं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना है, वैसे दिस इज फार्मिंग एज अ सर्विस। ये आप फास्ट, दिस इज नॉट पर से अ वर्ड, मगर आप आंसर में लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आंसर, जो कॉपी चेक करेगा उसको। You will give something new to the examiner. Now, the land of farm to fork. Basically, हमारे यहाँ क्या है, लैब टू लैंड, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं R&D में, वो लैब में होता है, वो फिर लैंड में जाएगा, और एक तरीके से दैट रिसर्च will turn into increased productivity and ultimately higher incomes, और उसी हिसाब से जो फार्म में प्रोड्यूस होगा वो फिर फोक पे जाएगा। इसी जो ये सप्लाई चेन है, जो ये पूरा प्रोसेस है, इसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
ये एक डेटा है जो बहुत वरिसम डेटा है कि एक्सटेंशन वर्कर्स और फार्मर का रेशियो 1:1156 है। एक एक्सटेंशन वर्कर है जो 1156 फार्मर्स को एड्रेस कर रहा है। ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। तो इस जैसे ही हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, ओवरऑल एक्सटेंशन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नाउ वी हैव इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, हायरार्की देखें हम। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, देन वी हैव डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, देन वी हैव मैनेज, देन वी हैव सामेती, देन वी हैव आत्मा, देन वी हैव केवीकेज। ये आप सब जानते हैं। बेसिकली ये दोनों तो आप जरूर जानते होंगे, जिला लेवल पे आत्मा होता है और केवीके हर जिला में 2-3 है। बाकी इसके ऊपर केस हायरार्की को आप देख सकते हैं। इसमें बॉटलनेक्स क्या क्या है? नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स, नंबर 2 फंडिंग इशू, नंबर 3 गवर्नेंस इशू, नंबर 4 कनेक्टिविटी इशू। ये मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैंने ये फैक्ट्स दिए हैं। ये इसी तरीके से आपको सोचना है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सोचना है। किसी भी सवाल में आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आई विल शो मॉडल आंसर वैसे क्वेश्चंस का मैं बनाऊंगा जो क्वेश्चन यूजुअली उस पेपर में बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, और वो भी मैं भी जब उस मॉडल आंसर को आपके साथ डिस्कस करूंगा तो गूगल पे देख, गूगल से आंसर खोज के नहीं, वो एज कि जो हम जितना लिमिटेड हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज से हम उस आंसर को उस समय कैसे लिख सकते थे, आई विल शो यू। स्किल डेफिसिट है, वैकेंसी है, टेक्निकल एडवाइजरी टाइम कम है, देन वी हैव प्रोसीजरल डिले हो रहा है जिसके कारण आत्मा का जो एफिशिएंसी है वो कम रहा है, देन वी हैव गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, टॉप डाउन अप्रोच है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है जिसके कारण फार्मर का पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है प्लानिंग में। नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। प्लानिंग हमेशा नीचे से ऊपर होना चाहिए। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टीम इंडिया, दैट इज नीति आयोग। देन वी हैव कनेक्टिविटी, फिजिकल और डिजिटल लिंकेज दोनों का अभाव है। नाउ आगे के लिए हम कैसे फ्यूचर प्रूफिंग कर सकते हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ फैक्ट। इसी में हमें ध्यान देना है कि देयर शुड नॉट बी इंक्रीज इन ओनली कैजुअल लेबरर्स, मगर ओनरशिप में भी इंक्रीज हो महिलाओं के। देन यू हैव द डिजिटल ब्रिज, कैसे? किसान कॉल सेंटर्स, देन यू हैव एम किसान पोर्टल, किसान टीवी चैनल है, अब फ़ोन पे भी आता है, फ़ोन पे आप मिस कॉल दे के सारा एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन यू हैव कोलैबोरेटिव एफिशिएंसी, जैसे जैसे कोलैबोरेशन होगा उसके कारण एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ेगी। नाउ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, दिस इज द ओवरराइडिंग इनपुट फॉर ग्रोथ। ये जो है अशोक दलवाई साहब ने कहा था अपने रिपोर्ट में, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि क्रेडिट इज द ओवरराइडिंग इनपुट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। नाउ द इम्बैलेंस, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। 65% जो लोन है वो शॉर्ट टर्म है और 35% जो है वो लॉन्ग टर्म है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो साइकिल है उस एक साइकिल के लिए किसान लोन लेता है। तो मान लो किसी किसान ने बैंक से पैसा लिया, सीड खरीदा, जो भी उसके इनपुट्स थे उसको खरीदा, पटवन किया, और मान लीजिए वो प्रोडक्टिव नहीं रहा उस साल, उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं रही, उसका पैसा उतना रिकवर नहीं हो पाया, तो अल्टीमेटली एनपीए ही तो होगा, एंड दैट विल लीड टू एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू फार्मर सुसाइड। वही फिर फार्मर सुसाइड में चेंज हो जाएगा। यही भी एक बहुत बड़ा कारण है फार्मर सुसाइड का, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म लोन हो रहा है। जब लॉन्ग टर्म लोन होगा तो वो एक साइकिल स्पेसिफिक नहीं होगा, वो पूरे तरीके से उस ढांचे को सुधार करने के लिए वो लोन लिया गया होगा। मशीन कह सकते हैं आप, या और भी जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में हो सकता है, जैसे कृषि के लिए जो भूमि है उसका हम सुधार कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, उस तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो अच्छी चीज़ है। शॉर्ट टर्म लोन्स आर नॉट दैट गुड, इसलिए ये रेशियो जो है इसका एग्जैक्टली विपरीत होना चाहिए। 65% हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म होना चाहिए और 35% शॉर्ट टर्म होना चाहिए। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज यहाँ पे रिटन। नाउ स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस, 1% इंक्रीज इन क्रेडिट कोरिलेट्स टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल जीडीपी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक फैक्ट है। लैंड रिकॉर्ड इशू तो है ही, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डेमोक्रेटाइजिंग फाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड्स आप सब जानते हैं। नाउ पीएसएल नॉर्म्स, 18% जो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है
वो एग्रीकल्चर में जाना चाहिए और 8% उसमें से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलना चाहिए। इंटरेस्ट सब मेंशन 4%, मगर यूजुअली ये होता नहीं है। क्या जाता है कि टारगेट्स को मीट करने के लिए जो लोन है वो बेसिकली छोटे फार्मर्स को ना मिलके बड़े फार्मर्स को दिया जाता है, जिससे कि बैंक्स का टारगेट मीट हो और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। नाउ द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे एक और बात है, एक जो धारणा है कि एग्रीकल्चर में बैड लोन या एनपीए ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं है। सरकारी डेटा सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चर में भी उतना ही एनपीए है जितना इंडस्ट्री में है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है उसका। किसान को अगर बैंक लोन देगी, एक्चुअली दैट विल हेल्प अ लार्जर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। नाउ द वे फॉरवर्ड, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स बनाइए, जॉइंटनेस को बढ़ाइए ना। अब हमारे मान लीजिए बहुत छोटे छोटे खेत हैं, तो उसका तो यही समाधान है ना कि अब छोटे छोटे खेत पे तो आप मैकेनाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं। जॉइंट ग्रुप बनाइए, कम्युनिटेरियन ओनरशिप को प्रमोट कीजिए। उसी बेसिस पे फिर वो जो बड़ा लैंड में एक साथ मशीन लगेगा, एक साथ इनपुट लगेगा, जो भी इनपुट हो, पानी हो, इरिगेशन हो, क्रेडिट हो, ड्रिप इरिगेशन लगाना हो, छोटा फार्मर नहीं लगा सकता है। तो वी हैव टू प्रमोट जॉइंटनेस। उसी का एक एग्जांपल है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। देन वी हैव लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन, टेनेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म फोकस। और लॉन्ग टर्म फोकस एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सरकार का इस पे भी फोकस है। नाउ वी हैव कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे लॉन्ग टर्म में ये बनेगा। ये दिस वाज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दलवाई पैनल का क्या टारगेट है? दलवाई पैनल कहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड ग्रो एट 12.5% एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एट 16.8%, तभी हम किसानों की आय को दोगुनी कर पाएंगे। कॉर्पोरेट एपैथी तो है ही। रूट कॉज, हाई रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, कई ऐसे क्रॉप्स हैं जिसका जेस्टेशन पीरियड लंबा है। देन वी हैव रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस। अब आते हैं एलिमेंटल ग्रोथ थ्योरी। ये बेसिकली वही है जो मैंने पहले आपको बताया है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे आप खर्च कीजिएगा तो 0.88 टाइम्स उसका फायदा होता है, और इन्वेस्टमेंट में खर्च कीजिएगा तो उसका 11 गुना फायदा होगा। तो ये बेसिकली दिखाता है कि धीरे धीरे हमें पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता है। वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म फोकस टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। छोटे छोटे जो सरकार के स्टेप्स हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे फार्म को ई कॉमर्स से जोड़ने के स्टेप्स हों, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं मगर इनका बहुत दूरगामी प्रभाव है। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर अभी हमने पढ़ा, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं। आई थिंक वी शुड एंड हेयर। सो अगले वीडियो में जो भी बचा पाठ है मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा भाई। थैंक यू।